बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं मियां मोहम्मद नईम साहब, जो कि CEO हैं अल नूर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जोहर टाउन से, और इसके साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं FOR फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के, और इसके साथ ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन के। और इसके साथ साथ इनका एक और तारुफ भी है सियासी हवाले से। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से यूनियन काउंसिल भी रह चुके हैं UC 114 से। मियां नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मियां साहब, ये बताइएगा आपकी क्या खिदमात हैं फेडरेशन के हवाले से, रियल्टर्स के हवाले से और प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नुमान भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आके गुफ्तगू करने का। तो मेरा नाम मियां मोहम्मद नईम है। अल नूर स्टेट एंड बिल्डर्स से मैं बिज़नेस करता हूँ रियल एस्टेट का, और जनरल सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन और एग्जीक्यूटिव मेंबर FORPK। नुमान भाई, जब 2016 में फ़र्स्ट टाइम प्रॉपर्टी के कारोबार पे शब खून मारा गया टैक्सेस की सूरत में, तो उससे पहले ना कोई लाहौर की एसोसिएशन थी आल लाहौर के नाम से, ना कोई FOR एसोसिएशन थी, कुछ भी नहीं था। हमारी कम्युनिटी बिखरी हुई थी। ठीक है। तो उस वक्त जब शब खून मारा गया हमारे कारोबार पे, तो फिर इलाकाई एसोसिएशन जो थी वे इकट्ठी हुई, और इकट्ठी होने के बाद हर शहर से लोगों ने मेहनत की। कुछ दोस्तों ने इस्लामाबाद से मेहनत की, कुछ दोस्तों ने लाहौर से हमारे साथ मिलकर मेहनत की, कुछ दोस्तों ने कराची से मेहनत की, और एक गुलदस्ता जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आ चुका है, जिसका नाम फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान है, और इसका एक इलेक्शन भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस वक्त उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मुझे फ़ख्र है कि हम अपनी रियल एस्टेट कम्युनिटी की जो खिदमात कर रहे हैं उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, जो कि नीचे लाहौर की सतह पे आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन है, जिसका मैं दूसरी दफ़ा जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हो चुका हूँ। देखिए नुमान भाई, जिस वक्त ये FBR ने फर्स्ट टाइम रेट दिए थे, तो लाहौर के काफ़ी एरियाज ऐसे थे जिनके रेट 300 गुना बढ़ा दिए गए थे। जिसकी जिंदा मिसाल ये थी कि मॉडल टाउन, जहाँ पे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की रिहाइश थी, तो उसका रेट 3,95,000 रुपया फ़ी मल्ला था। और एक ऐसा इलाका गुजरपुरा था जिसका रेट 7,45,500 रुपया मल्ला दे दिया गया था। तो ये लम्हा फिक्रिया था उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए, ये क्या हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो मिनिस्टर थे मलक परवेज़ मरहूम साहब, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, और FBR की टेबल ले जाके बिठाया चेयरमैन FBR के साथ, और वो ना सिर्फ गुजरपुरा के रेट रिवाइज हुए, रेकी मॉडल टाउन पेशावर था, DHA कराची था, अनमोल सोसाइटी थी लाहौर की, इस तरह मुख्तलिफ एरियाज़ के जो रेट थे ना, फिर वो रिवाइज हुए। इसी तरह फेडरेशन के ही प्लेटफॉर्म से 2019 में फेडरेशन और आल लाहौर रियल्टर एसोसिएशन की मुशावरत से जो है वो FBR के रेट दिए गए, जो कि बहुत मुनासिब थे। और आगे भी हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमसे तावन करेगी और बेजा टैक्सीज और बेजा रेट बढ़ाने की बजाय हमारी मुशावरत से कोई बेहतर रेट देगी। तो मेरे साहब, पहले मुशावरत क्यों नहीं की गई? ये रेट किसने बनाए हैं? ऑफिस में बैठ के रेट बना दिए? ये बदकिस्मती ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसी काली बेरें हैं जो चाहती नहीं पाकिस्तान की तरक्की हो। अक्सर मैंने अपने TV चैनल्स के प्रोग्रामों में कहा है कि ये जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से लेके आज तक अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। देखिए कि एक इलाका जोहर टाउन है मिसाल के तौर पे ना, उसका DC रेट है 5 लाख फ़ी मरला, ठीक है, और वहाँ पे जो फेयर प्राइस है वो 15 लाख रुपये मरला। अब आपने 5 मरले का प्लाट लिया 75 लाख रुपए का, रेट आपका 5 लाख मरले का है, आपने रजिस्ट्री करवाई है, वो रजिस्ट्री आपकी पास हुई 25 लाख रुपए की, तो 50 लाख तो आपका खुद ही गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी में डाल दिया। बात तो समझ लीजिए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया? देखिए ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं ना, ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हमारा ही पेट भरे ना। देखिए आपकी जो फेडरेशन बनी है तो 2016 के बाद से तो तब से कोशिश हो रही है। अब 2017, 18 गवर्नमेंट ने टैक्स आप पे लगाए तो आप जाके देखिए बात मैं आपको बता, मैंने तो एक्सेप्ट किया कि जब टैक्सेस लगे उसके बाद ही जो एसोसिएशनें जो है वजूद में आई जिले सतह पे और वफाकी सतह पे। उससे पहले इलाकाई एसोसिएशनें थी लेकिन बहुत कम थी। अब लाहौर में उस वक्त 5-6 एसोसिएशनें थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 के करीब एसोसिएशन वजूद में आ चुकी हैं। देखिए जब तक कोई किसी के ऊपर जुल्म ना हो तो लोगों को भी होश नहीं आता ना कि हमारे कारोबार पे जुल्म होना था, शबे खून गवर्नमेंट ने माना था, सबको एक कर तो दिया सब ये हाँ ये सागदार साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने शबे खून मारा और आम इकट्ठे हो गए। तो मियां साहब ये भी बताइएगा कि जैसे फेडरेशन के एक आम डीलर को क्या फायदा है? जिन जिन इलाकों में आप फेडरेशन थी या जिन जिन इलाके के आप नुमाइंदे थे वहां तो रेट कम हो गए, जहां का नुमाइंदा नहीं है तो वहां पे रेट कौन रिवाइज करवाएगा? सर ऐसा हुआ है ना, देखिए अब जब हमने ये रेट दिए ना FBR में 2019 में, तो जहाँ पे एसोसिएशंस नहीं भी थी तो हमने उसी एवरेज से मिसाल के जहाँ हमारी एसोसिएशन थी रेट था
3 लाख रुपए पर मरला, और अगर उसका 10% बढ़ाया तो हमने वहां भी 10% से बढ़ा के रेट दिया है। ऐसा नहीं कि उस इलाके को इग्नोर कर दिया गया और उसका रेट जो है 100% बढ़ गया, ऐसा कतई तौर पे नहीं हुआ। आम रियल एस्टेट को फेडरेशन का ये फायदा है कि FBR के अंदर आम रियल एस्टेट तो नहीं जा सकता एजेंट, वहाँ पे फेडरेशन के नुमाइंदे जाते हैं, गवर्नमेंट से मुज़ाकरात के लिए फेडरेशन के नुमाइंदे जाते हैं, आल लाहौर एल्डर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो हैं वो FBR में जाते हैं, आपके DCO से मिलते हैं, आपके मिनिस्टर से मिलते हैं, आपके गवर्नर से मिलते हैं। आम रियल एस्टेट तो नहीं जा सकता। आम रियल एस्टेट एजेंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम जो है अपनी इलाकाई एसोसिएशन को बताता है, इलाकाई एसोसिएशन के ही नुमाइंदों के ऊपर आल लाहौर एल्डर एसोसिएशन बनी है और इन्हीं नुमाइंदों के ऊपर फेडरेशन बनी है, हर शहर से, हर पाकिस्तान लेवल पे आप उनको डील करते हैं। तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं। अच्छा मियां साहब, ये भी बताइएगा, जैसे ये अभी FBR ने एक प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करने का, डीलर्स को रजिस्टर्ड करने का एक तरीकेकार दिया है, सर्टिफिकेट जारी किया है, उसका क्या तरीकेकार है? ये नुमान भाई बात इस तरह से है कि ये जो DNFP है ना, ये मामला ऐसे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ये बुरी बात नहीं है। ठीक है, देखिए हमें अगर एक क्लाइंट आता है और उसका डाटा अगर हम करते हैं, उसको चेक करते हैं कि यार ये बंदा वो डिफॉल्टर तो नहीं है जो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान में कुछ 750 लोग ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लैक लिस्ट किया, जिनसे बिजनेस नहीं करना, तो ये प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत तब है जब पाकिस्तान की इज्जत होगी। ये जो मामला है ये बहुत अच्छा है। देखिए उसमें बहुत सिंपल ही है कि हम बिजनेस करते हैं रियल एस्टेट का, हमें फाइलर होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइलर है। जब मैं 2013 से फाइलर हूँ और अपनी फाइल रिटर्न जमा करता हूँ, टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जब एक आम रियल एस्टेट के पास कोई क्लाइंट आता है तो हमें एक ऐप डाउनलोड करके दे दी गई है मोबाइल में, उसका हम ID कार्ड नंबर उसमें डालते हैं तो एक फ्लैग है जो कि ग्रीन हो जाता है। जो ग्रीन हो जाता है इसका मतलब है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसके हम बिजनेस कर सकते हैं। जिसका वो फ्लैग रेड हो जाता है इसका मतलब है उस बंदा ब्लैक लिस्ट है, इससे हमने बिजनेस नहीं करना, उससे हम बिजनेस नहीं करते। तो वो किसी और डीलर से जाके अगर ले लेता है फिर जी, वो किसी और प्रॉपर्टी डीलर से जाके अपनी प्रॉपर्टी देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आपके अखबारात में, TV चैनल्स पे, हमारे जरिए हर तरह से अवेयरनेस तो दे रही है ना। अब कोई बंदा जानबूझ के कबूतर की तरह के बिल्ली आई है, कबूतर आंखें बंद कर लेगा, नहीं खाएगी लेकिन वो तो खा के चली जाएगी। तो आम रियल एस्टेट एजेंट को इसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, DNFP के साथ, FBR के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए और उसी तरह काम करिए जैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कानून हमें कह रहा है कि आप इस तरह बिजनेस करें और हम इस तरह बिजनेस करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से डीलर्स अभी आप इतने, उनको एजुकेशन भी नहीं है, उनको कौन समझाया कि अभी किस तरीके से आप रजिस्टर्ड हो। इसके लिए आपकी फेडरेशन क्या काम कर रही है डीलर्स को रजिस्टर्ड करवाने के लिए? सर इसके लिए मुख्तलिफ सेमिनार हुए हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हुई हैं, लाहौर में हुई हैं 3-4 PC होटल में। इलाकाई सतह पे भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हर इलाके के अंदर एक वर्कशॉप हो, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और जब इस्लामाबाद में हुई है FBR के अंदर बाकायदा तकरीबन 400 लोगों की जो है ना वो मीटिंग कराई गई है चेयरमैन FBR के साथ, वहाँ पे अवेयरनेस दी गई है। उसमें पूरे पाकिस्तान जो 400 लोग थे ना, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट एसोसिएशन है ना उनके नुमाइंदगान थे। अब वो नुमाइंदगान ने आके अपनी एसोसिएशन के नुमाइंदों को बताया, नीचे अपने मेंबर्स को बताया, इसी तरह अवेयरनेस आती है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसमें वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी है वो इस बात को समझ जाएगी कि DNFP के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है और हमें होना चाहिए। तो मेरे साथ इसकी कोई डेडलाइन भी दी है FBR ने कि कब तक डीलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं? बिल्कुल इसकी डेडलाइन दी थी इन्होंने 31 दिसंबर तक के। उस नहीं ये थी कि उसके बाद दूसरे लोग काम नहीं करेंगे। अब तो इन्होंने टाइम फिर बढ़ा दिया। गवर्नमेंट तो अच्छा तावन कर रही है, लेकिन हमें भी आगे तावन करना चाहिए और गवर्नमेंट मौका दे रही है। और इसके ऊपर बैन लग जाएगा कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ फिर कोई बंदा प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकता। तो मियां साहब इसका ये भी बताया कि आम आदमी, एक आम डीलर खुद ब खुद रजिस्टर्ड हो सकता है या उसको किसी लॉयर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बहुत इजी है। आप फाइलर हैं, आप अपना जो NTN नंबर है वो डालें, उसके ऊपर वो 2-4 चीजें पूछते हैं, आपका ID कार्ड पूछते हैं, आपका बिजनेस का जो वो नाम है, किस नाम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, रियल एस्टेट आपका इदारा कहाँ है, 2-3 क्वेरी वो डालते हैं तो वो आपको रजिस्टर हो जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि इससे जो आम लोग जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं मतलब वो तो फिर निकल जाएंगे ना इससे? जो रजिस्टर्ड है, जिनके ऑफिस बने हुए हैं, फाइलर हैं, वही काम कर सकेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान को उसको फाइलर होना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए। टैक्स देंगे तो पाकिस्तान चलेगा ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो वो FBR हम कमाते जरूर है पर देने में नहीं है। FBR वाले ठीक कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर के पास बहुत पैसा है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। नहीं ऐसा नहीं है, हर डीलर के पास तो नहीं है। जो जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखा है उसको वही मिल रहा है, लेकिन जो कमा रहा है उसके हिसाब से टैक्स देना ना। ऐसा तो नहीं कि एक बंदा अगर 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो 10 रुपया टैक्स देगा, ऐसा तो नहीं है। वो तो डीलर टैक्स देना चाहते हैं लेकिन तरीके का थोड़ा सा आसान हो जाए। असल में FBR की जो है ना वो खौफ बहुत ज्यादा है।
FBR की तलवार लटकी होती है, पता नहीं क्या होगा। ये इस खौफ को ख़त्म करना चाहिए FBR को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और FBR को मिलके इस खौफ की फ़िज़ा को ख़त्म करना चाहिए। आम आदमी रिलैक्स होना चाहिए, यार मैं टैक्स देना चाहता हूँ तो टैक्स देने में प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ इन्होंने सिस्टम इतना उसको किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि आम फाइलर जो है ना अपनी फाइल रिटर्न नहीं जमा करा सकता, उसके जाना पड़ता है वकील के पास। और वकला हजरात हमारे जो हैं वो इतना डरा देते हैं कि बंदा वैसे ही खौफ में आ जाता है और डॉक्यूमेंट्स इतने मांगते हैं कि हाँ जी, इसको इतना आसान होना चाहिए कि आपका एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है ना वो घर बैठे अपने बाप की जो रिटर्न फाइल रिटर्न कर दे, इतना आसान होना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा मियां साहब, जो आप ऐप बता रहे हैं इसमें ये होगा जब बयाना होगा उस टाइम आप उसमें डाटा एंटर करेंगे या जब ट्रांसफर के टाइम पे एंटर करेंगे? जब आपके पास एक बंदा आता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सबसे पहले आप उससे ID कार्ड लें, चेक करें बंदा ठीक है तभी मेहनत करें ना। अब क्या फायदा आप एक मेहनत करते हैं 15 दिन उसको प्रॉपर्टी दिखाते हैं पसंद कराते हैं और जब पसंद आ जाए बयाने का टाइम आए तो फिर पता चले बंदा डिफॉल्टर है। आप फर्स्ट टाइम उसका ID कार्ड लेके चेक कर लें बंदा ठीक है, अगर ठीक है तो फिर आप मेहनत करें, अदरवाइज ना करें। अच्छा, इसकी कैसे चेकिंग कैसे होगी कि फर्स्ट के उसकी एंट्री आपने कर दी है या नहीं की? ट्रांसफर के लिए उसका कोई स्क्रीनशॉट या उसका कोई प्रिंट आउट साथ अटैच है या बस? नहीं, मैं बताऊँ जो आपके पास मेरे मोबाइल में अभी ऐप डाउनलोड है ना, उसके ऊपर जैसे हम वो उसका एक ID कार्ड नंबर लिखेंगे, ID कार्ड नंबर लिखेंगे तो एक फ्लैग नीचे है, वो फ्लैग जो है वो ग्रीन होगा तो आपका मतलब ओके आप इससे बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मतलब प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर नहीं करने की? नहीं, कुछ नहीं, वो आपने अपना रिकॉर्ड अपने पास रखना है। जब आपने किसी को डील लेके दे दी है, प्लॉट ले लिया उस क्लाइंट ने आपके, जस्ट कस्टमर की मतलब चेकिंग है। हाँ जी, सिर्फ चेकिंग ये है कि यार ये बंदा डिफॉल्टर तो नहीं है, ब्लैक लिस्ट तो नहीं पाकिस्तान में। उसमें प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, अमाउंट, ये वो उसमें कुछ भी नहीं करना आपने। जब आपकी डील मैच्योर हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, उसका अपने ट्रांसफर लेटर और जो आप उसने पेमेंट पे की है, प्लॉट खरीदा है, उसका पे आउट की कॉपी और दोनों फ्री कैन की ID कार्ड की कॉपी, सेलर परचेजर, वो अपने बारे काम रख लेंगे आपने। मियां साहब, आपसे एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जैसे DHA ने प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्टर करना किया है, वहाँ पे एक इंटरव्यू भी करते हैं, रजिस्टर भी करते हैं, उनके कार्ड भी जारी करते हैं, तो सुनने में आ रहा है आपका LDA ऑफिस भी इसी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्टर करना चाह रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप उसके हामी हैं? मेरा ख्याल है ये LDA का ख्वाब रहेगा, कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कि अगर LDA चाहता है कि DHA की तरह रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर्ड किया जाए तो उससे पहले अपना किबला दुरुस्त करें। LDA जो है वो DHA की तरह जब ट्रांसफर लेटर इशू हो जाता है ना तो उसको पिछली सारी फाइल खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम है कि 6 दफ़ा प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है, 7वीं दफ़ा ट्रांसफर के जाते हैं और आपने किसी के मुंह में कोई हड्डी नहीं डाली, LDA मुलाजमी को पैसे नहीं दिए रिश्वत के तौर पे या करप्शन के तौर पे, तो वो फाइल ट्रांसफर ही नहीं होनी। तो वैसे LDA मतलब करप्शन का गढ़ क्यों बना है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसका कोई सरबराह नहीं है। DHA तो एक प्रॉपर इदारा है, वो प्राइवेट है, एक लैंड लेता है, उसके प्लॉट लॉट हो गए, सारी में करप्शन कोई नहीं। यहाँ पे जो बाप कोई नहीं इसका। आज तरीके इंसाफ की हुकूमत है तो उसने अपना चेयरमैन बिठा दिया है, DG अपना बिठा दिया है, कल हुकूमत चेंज होगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी पीपल्स पार्टी की, वो अपना बिठा देंगे, नून लीग की आएगी वो अपना बिठा देंगे। बदकिस्मती से इसका है ही कोई नहीं, जो आता है वो अपना पेट भरता है और चला जाता है। आपकी तो हुकूमत भी रही है पंजाब में तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा, तो आपने क्या किया उसके लिए? LDA ऑफिस में क्या तब्दीलियां लेके आए? फेडरेशन में भी आप रहे हैं। DG LDA जो थे आखिर चीमा साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे काम किए हैं कि आपकी नैब ने उनको इतना अरसा कैद रखा है, तो क्या वसूल किया उनसे, क्या करप्शन गुलाई है? कुछ भी। उस टाइम में तो करप्शन होती थी LDA ऑफिस में, आज भी करप्शन हो रही है। LDA निचले सतह पे जो करप्शन है ना, पटवारी लेवल पे, वन विंडो लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, DT लेवल पे, वो खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये लोग ऐसे मंसूबे करते हैं कि करप्शन ही रहे, करप्शन खत्म ना हो। करप्शन उसी दिन खत्म होगी जिस दिन आप DHA की सतह पे आज आपने एक NOC जारी कर दी है ना। NOC का मतलब क्या? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आज इस फाइल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, NOC मिल गया है। तो 3 साल बाद जब वो NOC एक्सपायर होना है तो सीट पे आपकी जगह पे मैं आ गया हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिले तो फिर ऑब्जेक्शन आ जाती है। असल प्रॉब्लम ये है, ये तो एक दफा पैसे कमाने का जरिया है। तो मियां साहब, इसके लिए आपकी जो जोहटन एसोसिएशन है वो क्या कर रही है, फेडरेशन क्या कर रही है इसके हवाले से? फेडरेशन देखें, फेडरेशन वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे बड़े काम कर रही है, लाहौर अल्टर भी कर रही है। बदकिस्मती से जो हमारी जोहटन एसोसिएशन थी ना, अब वो मैं इसको कहता हूँ थी ना इसलिए कि वो साबका हो चुकी है। उनका टेंडोर जो है वो 18 दिसंबर 2021 का खत्म हो चुका है। अभी नया इलेक्शन पेंडिंग है, इलेक्शन कोई नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं बना, भी कोई नया इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कब होना है। अब जब इलेक्शन होगा, नई एसोसिएशन
इलेक्ट होके आएगी तो फिर वो काम करेगी। ये जो साबका ओहदेदारान है इनको कोई इस्तकाक नहीं है कि एलडीए में जाके एलडीए में रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन के, ये इनके अपने मफादात हैं। चंद लोग हैं जो अपने मफादात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको किसी आम रियल एस्टेट एजेंट से कोई वास्ता नहीं है कि उसके लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। उनके अपने मफादात हैं, वो चाह रहे हैं कि यह हुकूमत भी उनके चाहने वालों की है और अपने मफादात को हासिल करके अपना पेट पाल लें, अपना सीधा कर लें, बाकी कोई बाहर में जाए मरते तो मर जाए, उन्हें कोई सरोकार नहीं। तो मियां साहब ये बताइए कि एलडीए ऑफिस में प्रॉपर्टी डीलर को भी रिश्वत देनी पड़ती है? बिल्कुल जी देनी पड़ती है। वहाँ पे तो फेडरेशन का और एसोसिएशन का क्या फायदा? सर फेडरेशन देखिए वफाकी इदारा है, तो जो इस्लामाबाद में सीडीए वहाँ पे भी रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए देनी पड़ती है कि हम मजबूर हैं। जब हम एक डील करवाते हैं तो क्लाइंट हमारा मिसाल के तौर पे ओवरसीज है, उसकी एक टिकट होती है कन्फर्म, मैंने 10 तारीख को पाकिस्तान से बाहर जाना है और यहाँ पैसे नहीं देंगे 10 से काम लेट हो जाएगा, तो हमें मजबूरन हमें पैसे देके काम करवाना पड़ता है। मतलब प्रॉपर्टी डीलर भी अगर पैसे दे के काम करवा रहा है तो फिर आम आदमी का क्या हाल? आम आदमी तो रोल रहा है, आम आदमी का काम होता ही नहीं है। कभी आप जाएं तो वहाँ पे बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग लोग आंसुओं के साथ रो रहे होते हैं, बददुआएं दे रहे होते हैं। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि आपका मतलब एक्सपीरियंस एलडीए के साथ भी काम करने का है, प्राइवेट सोसाइटी के साथ भी है, तो क्या आप समझते नहीं कि ओवरसीज क्लाइंट एलडीए में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, प्राइवेट सोसाइटीज में कर लेता है? उसकी रीजन यही है ना कि जब एक ओवरसीज पाकिस्तानी एलडीए में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में जब उसको प्लॉट सेल करता है तो उसको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि एनओसी के लिए, ट्रांसफर के लिए, कि वो जलील हो जाता है। और जब एक प्राइवेट सोसाइटी में ट्रांसफर करता है वो उसको एक दिन में उसको एनओसी मिल जाता है, दूसरे दिन प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है, तीसरे वक्त से वापस चला जाता है। तो ऐसा एनओसी तो एक बार हो जाना काफी है ना, अगर उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हुई तो अगर 10 साल भी वो रह रहा है अपने घर में तो एनओसी की क्या जरूरत पड़ती है फिर दोबारा से? मैं ये कह रहा हूँ चाहे ओनरशिप 20 दफा 100 दफा भी चेंज हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्लॉट तो वही है, जमीन तो वही है जिसका आपने आज एनओसी जारी कर दी है। 3 साल बाद ऐसा कौन सा प्रॉब्लम निकलती है कि ये कहते हैं जी अब इसमें ये एलिगेशन, अब इसके ऊपर ये सिर्फ पटवारियों की, ये डिप्टी डायरेक्टरों की, असिस्टेंट डायरेक्टरों की, क्लर्कों की मिली भुगत है। आप देखें ना एक मामूली पटवारी और उसका, अब मैं अब इस चैनल पे खुलेआम कह रहा हूँ कि लाहौर के अंदर आपके कितने मैकडोनल्ड हैं जो पटवारियों के हैं, कितने पेट्रोल पंप्स हैं जो पटवारियों के हैं, और उनके बच्चे किस किस स्कूलों में पढ़ते हैं। तो तनख्वाह का तो हिसाब लगाएं, सारी जिंदगी की तनख्वाह अगर वो जमा भी करें ना, जमा भी करें, उसमें से 1 रुपया, 1 पाई भी खर्च ना करें तो तब भी एक पेट्रोल पंप नहीं लग सकता। वो पेट्रोल पंप कहाँ से लगे, वो सीएनजी स्टेशन कहाँ से लगे, वो केएफसी मैकडोनल्ड कहाँ से बन गए, अच्छे अच्छे होटल कहाँ से बन गए, वो यूरोप और यूके और कनाडा की नेशनलिटियां कहाँ से मिल गए? भाई वो करप्शन से पैसा है सर। यहाँ पे सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक देते हैं, हमारे साथ रहिएगा।